हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो हमारा हिंदी पाठ है, जो हमारा हिंदी बुक है गोधली भाग 2, उसमें का हिंदी गद्यखंड और हिंदी पदखंड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इस बार हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो हमारा सुप्रीम टारगेट बोर्ड पे जाके ऑनलाइन देख सकता है, या आप अगर नहीं देख पाते हैं तो इस सब्जेक्टिव को भी समझेंगे तो आप उससे भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। और बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो किताब वगैरह नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और मान लीजिए आज पेपर देने जाना है तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो हम बताने जा रहे हैं उसको एक बार ध्यान से सुनिए। सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ इससे दोनों ऑब्जेक्टिव का भी काम चल जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, दोनों आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो आपका किताब है गोधली भाग 2 उसका हिंदी गद्य खंड का भी 3 या 2 चैप्टर बताएंगे, फिर पद का भी काव्यखंड का भी 2 या 3 चैप्टर बताएंगे। उसको आप ध्यान से समझिए, और जब ध्यान से समझेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद से हम संस्कृत के बारे में बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है, ऑब्जेक्टिव के भी कुछ 10-20 क्वेश्चन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचेगा तो ठीक है। मान लीजिए पेपर भी देना है कल, तो चलिए हम सबसे पहले पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में समझते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता क्या है, और फिर इसके प्रश्न के उत्तर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हम बनाते हैं। देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वैसे भी आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक समाज सुधारक, जाति सुधारक, भेदभाव सुधारक, सब इनको माना जाता है। इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे समाज में जो भी विवंदनाएं थी, जो भी जाति प्रथा भेद था, उसको उन्होंने समाप्त किया। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने भी एक निबंध लिखा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एक तो चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन कर रहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, यानी जो लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं, वो विडंबना है क्या चीज। तो देखिए लिखा है कि लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विडंबना, अत्याचार और उत्पीड़न। विडंबना का मतलब हो गया जो अत्याचार और उत्पीड़न है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, जो जातीय भेदभाव हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है लोगों के द्वारा, लोगों को हो रहा है सरकार के द्वारा, या कुछ लोग ही कर रहे हैं, उसके बारे में ही वही विडंबना है, उसके बारे में बता रहे हैं। लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अत्याचार और उत्पीड़न की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में, इस जो युग चल रहा है उस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद बहुते लोग करते हैं, उनकी पोषक मतलब जो पालन में उनकी कमी नहीं है। जातिवाद का स्वरूप केवल जाति प्रथा तक सीमित नहीं है। और ये भी बात कर रहा है कि जो जातिवाद का प्रथा चल रहा है केवल जाति पर ही निर्भर नहीं है, हर एक चीज में जातिवाद देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई काम करने जाए उसमें भी जातिवाद, कि तुम इस जाति के हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, करा बल्कि यह श्रम और श्रमिकों का भी विधान करता है। इस देखिए जाति, वही कह रहा है कि जाति प्रथा केवल जाति का नहीं, यह श्रम और श्रमिकों का भी विधान करता है कि कौन कैसा काम करेगा, कौन व्यक्ति क्या चीज का काम करेगा, ये भी उसका विभाजन करता है। जो अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण है, जो क्या है अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण है मतलब गलत है, इनके अंतर्गत समाज में हर व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर कामों में विभाजित किया जाता है, जिससे श्रमिकों को उनकी असल योग्यता के अनुसार नहीं, यानी इनके अनुसार, किसके अनुसार, इस जो विडंबना की बात करते हैं उसके अनुसार उनकी जो जाति के आधार पर काम में विभाजित किया जाता है, जिसमें श्रमिकों को उनकी असल योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए हमारे पास टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जाति अगर नीच है तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही बात वो बताना चाहते हैं, वही कह रहे हैं कि समाज में क्या है, विडंबना है, पर बल्कि जन्म के आधार पर कामों में बाधित किया जाता है। यह समाज की न्यायपूर्ण और समतामूलक व्यवस्था के खिलाफ है। यानी यही कह रहा है कि यही चीज क्या है समाज में व्याप्त है, मतलब पूरा फैला हुआ है।
यानी उनके जन्म के आधार पर कामों को विभाजित किया जाता है कि तुम नीच जाति हो, तुम इसी काम के लिए बने हो, जैसे तुम किसान हो तो तुम पढ़ नहीं सकते, केवल केवल खेती कर सकते हो। यही सब विडंबना फैली हुई थी। इसी विडंबना की बात करता है कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह समाज में न्यायपूर्ण और समता मूलक व्यवस्था के खिलाफ है, और यह जो व्यवस्था है, विडंबना है, वो क्या है? न्यायपूर्ण है। मतलब न्यायपूर्ण और समतातुलक व्यवस्था के खिलाफ, जो न्यायपूर्ण है उसके खिलाफ है, विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के जन्म के आधार पे हम उसको काम नहीं दे सकते हैं, उसके अंदर जो टैलेंटेड है उसके आधार पे हम काम दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझता है। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? प्रश्न आ जाएगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क। देखिए सब्जेक्टिव अब ध्यान से समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन कर सकते हैं, भारी कुछ नहीं होता, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, जोड़ के लिख सकते हैं अच्छा से। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों के लिए फायदा है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। अगर आप किताब का भावार्थ भी समझ जाएंगे ना, पूरा टोटल किताब एक बार रिवीजन करके चले जाए शॉर्टकट में, तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका क्वेश्चन का सहारा इसलिए लिया कि आप क्वेश्चन बताएंगे, आप कुछ पाठ का सारांश सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा, उसका से उसमें आप सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में इतना लंबा, इसे छोटा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लिखना है अच्छा से। देखिए दूसरा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो कह रहा है कि जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। उनका कहना है कि जाति प्रथा दरअसल श्रम विभाजन का ही एक रूप है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हर जाति को एक निश्चित प्रकार का कार्य सौंपा जाए। वे इसे सामाजिक व्यवस्था के एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा मानते हैं, जो कार्यों को व्यवस्थित करता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए उनके अनुसार इसमें कोई बुराई नहीं है, और जाति व्यवस्था को बनाए रखना समाज के लिए फायदेमंद। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। यानी क्वेश्चन कर रहा है जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या है। जो जातिवाद के पोषक है, यानी लोग, जो लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जातिवाद में ही बटा रहे, वो क्या कहते हैं। यानी कहने का सेंस क्वेश्चन का ही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हाँ भेदभाव हमेशा रहे समाज में। तो उनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्यों चाहते हो कि समाज में यह जातिवाद बना रहे, तो वो लोग ये बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं कि जातिवाद के पोषक यानी ये लोग ये बात कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता और उत्पादकता, यानी कार्य अच्छा से चलता रहे, उत्पादक उसका होता रहे, उसको बनाए रखने के लिए जातिवाद जरूरी है। ठीक है, वो कौन कहते हैं? जातिवाद के जो पोषक लोग हैं। और क्या कहते हैं वो? उनका ये भी कहना है कि जाति प्रथा दरअसल श्रम विभाजन का एक रूप नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन का ही रूप है। मतलब जाति प्रथा ऊपर है कि श्रम विभाजन है, जो मतलब हम लोग काम करते हैं उसको बांटते हैं जाति के अनुसार, वही उसका ही एक क्या है, रूप है। क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हर जाति को एक निश्चित प्रकार का कार्य सौंपा जाए। उनके लिए कहना है कि यह सुनिश्चित करता है, जाति प्रथा क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि हमको कौन सा काम करता है, इससे लोगों को ही फायदेमंद होता है। ये जातिवाद के लोग कहते हैं, जो जातिवाद के पोषक लोग हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसी चीज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, इसको हटाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर, जो जातिवाद के पोषक तत्व वो लोग जो तर्क दिए हैं, बात कहे हैं, उसमें हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। तो देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है। कौन सा आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव ये बात कहना चाहता है कि जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जो हम लोग जातीय भेदभाव करता है वो किसका रूप ले लिया, श्रम विभाजन के रूप में बदल गया है, यानी काम के अनुसार उनको बांट दिया गया है। ठीक है, और किसी सभ्य समाज में, मतलब अच्छा समाज में, श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसको आपत्ति मानते हैं, मतलब वो दिक्कत मानते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, वो काम, गरीब है तो काम बढ़िया तो करेगा नहीं। मान लीजिए खेती कर सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो फिर क्या करे,
तो उसको जाति के अनुसार बांट दिया कि भाई तुम यही काम करने के लिए बने हो, तुम बढ़िया काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, करने का प्रतिभा है, कर सकता है, बट उसको लोग बांट दिए हैं जातिवाद में, तो ना ही काम कर सकता है कि हाँ। और कुछ ऐसे भी होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनके अंदर भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो बना देते हैं कि भाई तुम नीच जाति के हो तो यही काम कर सकते हो, बड़ा काम नहीं कर सकते हो। यही चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हटाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? यानी जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इसको बताना है। तो देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में, जो हमारे भारतीय समाज है, उसमें श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल न लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत जाति प्रथा बेरोजगारी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा, क्वेश्चन का है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना, यानी जो हमारे भारत में जाति प्रथा है वो उसी के कारण क्यों हमारे भारत बेरोजगार बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? तो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वही बात बता रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। कोई कौन काम करेगा जाति के अनुसार बांट दिया गया है। अब देखिए बांट दिया गया तो चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, अब मान लीजिए जाति के अनुसार बांटे, अब कौन उच्च जाति का है, अच्छा जाति का है, और उसको कुछ ढंग नहीं आता है, कह दीजिए वो बढ़िया काम करेगा, तो उसके अंदर उसको प्रतिभा नहीं है काम करने के लिए, तो उसको दिल लगेगा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कौन खूब वीआईपी हो और उसको खूब बढ़िया हो और उसको बड़ा सा काम दे दिया जाए, मतलब अच्छा वाला काम, ठीक है, जैसे मान लीजिए खूब बड़ा आदमी हो, अच्छा जाति का हो, और उसको दे दिया जाए कि भाई लैपटॉप तुम चलाओ और इस जमीन का सब देखो टैक्स वगैरह क्या चीज़ है, तो उसको उसमें रुचि लगेगा। उसको ढंग नहीं आएगा तो कैसे करेगा? तो जबरदस्ती उसको करेंगे तो वो बेरोजगारी का रूप है, समझिए। और कोई आदमी ज्यादा टैलेंटेड हो, वो सब जानता है, और उसको कहिए तुम जाओ खेत में ये सब काम करो, तो उससे होगा नहीं होगा। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी है। वही चीज समझाना चाहते हैं कि श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में दिल न लगाए, उसका मन नहीं लगेगा कि उसको जो अंदर टैलेंट है वही ना काम करेगा, तो दिमाग न लगे, कोई कार्य कुशल पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? जब उसको मन नहीं लगेगा तो अच्छा से काम करेगा नहीं, हो उसके अंदर टैलेंट नहीं हो करने के लिए, तो फिर कैसे कर सकता है? यही कारण है कि भारत में क्या है, जाति प्रथा का बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के समाज में, आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न, जो गरीब है और जो उत्पीड़न है, उसको सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? इससे भी बड़ी, मतलब गरीबी और उत्पीड़न दोनों से बड़ी समस्या किसको मानते हैं? तो वही मानते हैं किसको? जाति प्रथा को। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य क्यों मानते हैं? निर्धारित कार्य मतलब वही जो जाति प्रथा है। मान लीजिए सबसे बड़ी समस्या यही मानते हैं कि हमको मन लग रहा है हर कार्य करने के लिए, दे दीजिए वो कार्य, हमारे अंदर टैलेंटेड है उस कार्य करने के लिए, दूसरा आप काम हमसे करवाइए तो होगा, हम रुचि उसमें रखेंगे, हमको मन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है, ठीक है, और घर के लोग कहे कि बाबू तुम जाओ बाहर कमाओ, तो उसमें मन लगेगा। और जिसको कमाने का मन कर रहा है उसको जबरदस्ती पढ़वाइए तो उसको पढ़ पाएगा? कभी नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, वही उन्होंने बताया कि लोग निर्धारित कार्य को मानते हैं क्योंकि अरुचि विस्तार, क्योंकि अरुचि और व्यस्तता वश मनुष्य को काम टालने लगता है, और उसमें रुचि नहीं लगेगा तो जबरदस्ती काम करेंगे तो उसमें रुचि नहीं दिखाएगा, वो काम को और टालेगा, ये भी नहीं करेंगे, परसों करेंगे, चाहे मन से नहीं करेगा, ये सब होता है। और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? जिस काम में हमारा दिमाग और दिल न लगे तो कभी भी हम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिए इसको, जब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हम परीक्षा देने जाएं एक दिन पहले पढ़ के सब चीज, तो यही होता है, एक बार में कितना पढ़ेंगे?
कंफ्यूजन होने लगता है। इसीलिए आप शुरू से देखिए, पूरा एक एक चैप्टर का व्याख्या दीजिए, सब सुप्रीम टारगेट बोर्ड ऑनलाइन पे डाला हुआ है। आप एक एक पार्ट का एक एक हिंदी अर्थ समझते रहिए, फिर नजदीक परीक्षा आएगा एक बार रिविजन कीजिए, सब आपका ठीक हो जाएगा। हम लोग सब एक एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का, हर एक चैप्टर का व्याख्या किए हैं, उसका क्वेश्चन बताया, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब बताया गया है। आप समझने जाइए, उस पर ऑनलाइन देखिए। इस बार तो आप पेपर दीजिए, लेकिन अगली बार जब आइएगा तो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरा लाइन बाई लाइन एक एक पार्ट देखिए, ताकि आपको आगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो पड़े उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो केवल इस पर्पज से बनाया गया कि आप लोग इस जो तिमाही त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है उसको आप आसानी से उसको पास आउट करें, ठीक है। उसमें आप समझे, कुछ लिखे जाके। बहुत बच्चे हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, तो पढ़े नहीं है तो आप देख लीजिए, जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब हो जाएगा। लेकिन जब आगे से आप आइए तो पूरा हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन भी आके पढ़िए, ऑनलाइन भी आके पढ़िए, आप बैच ज्वाइन कीजिए और अच्छा से पढ़िए, ताकि बोर्ड के पेपर में आपको अच्छा, कम से कम 450 प्लस आए, ऐसे कोशिश कीजिए, इस प्रकार तैयारी कीजिए। हम लोग इसी की तैयारी तो करा रहे हैं, आप बस पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप आइए एक बार देखिए कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आएंगे तब ना, अब केवल आप सोचिए एक दिन में पढ़ें और जाके एग्जाम दें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बड़ा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, एक क्वेश्चन है, 7वां वाक्य है। चलिए, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक, दिखाई दे रहा है ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, जूम कर देते हैं, कहीं हो सके ना दिखाई दे। यानी कहा कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जो लेखक है वो किन पहलुओं में जाति प्रथा को क्या बताया कि वो हानिकारक प्रथा है, किन पहलुओं में बताया। तो देखिए, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में दिखाया, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, ठीक है, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप, यही सब क्या है आपका हानिकारक प्रथा, ठीक है। जब आप जातीय भेदभाव करेंगे, श्रम विभाजन करेंगे, तो यही समाज में न पैदा होगा जी, बढ़ बेरोजगारी पैदा होगी और रुचि होगा, कोई काम हम जबरदस्ती करवाएंगे उसमें मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, ये सब क्या है, यही हानिकारक प्रथा है। तो जिस दिन हमारा देश श्रम विभाजन जाति प्रथा से मुक्त होगा, सब चीज अच्छा होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विषयों का आवश्यक बना। अब हम सच्चे लोकतंत्र कैसे स्थापित करते हैं, तो पहला नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र हम तभी स्थापना कर सकते हैं जब हमारे अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बात खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से विस्तार से देखिए क्या कहना चाहता है। यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, कोई भी कार्य हो उसमें किसी भी जाति के हो, सबका भाग उसमें हिस्सा होना चाहिए कि वो भाग ले सके, चाहे कोई जाति का हो, ठीक है। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए और सब लोग उसकी रक्षा के प्रति, चाहे कौन जाति को, सजग होना चाहिए, मतलब तैयार होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यानी जिस तरह दूध और पानी मिल जाता है तो जल्दी अलग नहीं कर सकते हैं, उस टाइप का हमारा भाईचारा होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, ठीक है। और हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, और जो भी हमारे साथी वगैरह उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि वो नीच जाति का तो उसके साथ हम रिस्पेक्ट न करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तब भी हम क्या कर सकते हैं, एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश क्या है। अब यही है मेन टाइटल, सारांश मतलब सेंट्रल आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट, इसमें क्या मतलब लेखक क्या बताना चाहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, ठीक है। इसका सारांश लिखना है। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग जाति प्रथा की बात करते हैं, समझिए वो सबसे बड़ी क्या है, विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, और ये लोग क्या तर्क देते हैं, जो विडंबना के लोग हैं वही तर्क देते हैं कि जाति प्रथा ही क्या है, श्रम विभाजन का एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है।
श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, इसमें ऊंच नीच का भेद करती है। और यही जाति प्रथा जो है हमारे अंदर किसका भेद करती है, ऊंच और नीच का भेद करती है। ये लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, जो जाति प्रथा वही क्या है, एक श्रम विभाजन का रूप है। ठीक है, यही ऊंच नीच का भेदभाव होता है इसी के द्वारा। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहता है कि जो जाति प्रथा है उसको हम श्रम विभाजन, जो जाति प्रथा उसको श्रम विभाजन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। जो श्रम विभाजन होता है वो किस पे होता है, मनुष्य की रुचि पर। और हमारे जो इसको पालने वाले हैं जातिवाद लोग, वो लोग क्या माने हैं, ये लोग मानते हैं कि ना श्रम विभाजन ही क्या है, जाति प्रथा ही क्या है श्रम विभाजन। लेकिन ना, श्रम विभाजन का मतलब हो गया उसको कार्य के अनुसार कार्य बांटिए, जो जिसमें काम करने लायक है उसको बांटिए। अब हम बनने वाले इंजीनियर, हमको जबरदस्ती पढ़ा तुम डॉक्टर, होगा? कभी नहीं होगा। अब तुम वो घूमने वाले हैं, तुमको कहे बाबू तुम रोज दिन रात पढ़ो, तो होगा? कभी नहीं होगा। यही बात है। तो यही चीज है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहता है कि जिसमें जिसकी रुचि है उसके अनुसार काम दीजिए ना, उसको तो श्रम विभाजन कह सकता है। जाति के अनुसार काम मत दीजिए, टैलेंट के अनुसार काम दीजिए। जाति के अनुसार काम देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यही लोग आज लोग करते हैं, जाति के अनुसार काम देते हैं, जबरदस्ती ठोक देते हैं कि भाई भाई तुम इस काम के लिए बने हो, यही काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, श्रम मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। जब जबरदस्ती आप किसी को काम थोप देंगे तो उसकी रुचि और रुचि में कोनो मायने नहीं होगा। और ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से नहीं करता, मतलब अच्छा से नहीं करता, मन से नहीं करता, केवल टालता है कि आज होगा कल होगा, चाहे थोड़ा सा कर देगा। न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादक होगा। अब जब काम बने बने तो उसको ढंग नहीं आएगा, अच्छा से करेगा नहीं, और न बढ़िया वो बनाएगा, न ज्यादा बनाएगा। जब कोनो भी चीज हो, जब आप उसको अच्छा से नहीं करेंगे तो उसका तैयार जो उत्पादक होगा वो अच्छा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। मन नहीं लगेगा तो कोई काम कैसे अच्छा से हो सकता है। क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, व्यवसाय में तो ऐसे तो ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, क्योंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। जाति प्रथा में तो पेशा नहीं बदल सकते हैं, जाति प्रथा ही बनाया गया है कि क्या कीजिए आप उसी जात के लिए बने तो हुआ काम कीजिए, तो उसमें तो बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं समाज अच्छा हो तो उस हम जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन न करके उस कार्य या कुशलता के अनुसार हम श्रम विभाजन करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। और यही जाति प्रथा के लोग, इसी के कारण हमारे समाज में गरीबी, उत्पीड़न और बेरोजगारी को क्या होता है, जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल रूप में जाति प्रथा ही स्पष्ट है। भारत के सबसे बड़ी बेरोजगारी का मूल कारण क्या है, जाति प्रथा। जाति प्रथा जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक बेरोजगारी कभी समाप्त नहीं हो सकती। यही देखिए रहा, ऐसे हमारे समाज में केवल जातीय भेदभाव चल रहा है। कर आता स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में बटा हुआ है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है, और आदर्श समाज हम तभी कर सकते हैं जब सभी कार्यों में सबका भाग हो। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं आपस में, यानी कोई जाति भेदभाव नहीं रहता है। इसी का नाम लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामाजिक जीवन चर्या और समृद्ध अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसे आप समझ गए। ठीक है, अब कहिए तो इसका बहुविकल्पीय बताते हैं। चलिए बहुविकल्पीय बताते हैं एक बार। देखिए कितना आप एमसीक्यू करते हैं। प्रचार इसमें आ जाता है। ये तो यहीं आ गया ये। चलिए आप टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितना आप कर दिए हैं, कितना आप बना सकते हैं। टाइम इस पे चल रहा है, क्वेश्चन बताइएगा।
पहला क्यूज लेते हैं। एक मिनट देखिए 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मिनट में करना है, टाइमर चल रहा है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ चलिए देखिए, 1 मिनट तो बीत गया। करा कि डॉक्टर, 1 मिनट थोड़ा जूम कर दे रहा। टच हो गया। ये जूम नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन ही बताते हैं, जूम नहीं होगा। यानी डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल। नेक्स्ट देखिए, करा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, क्या हम देंगे कि सभ्य समाज के निर्माण। ये जूम नहीं हो पाएगा। जाति प्रथा या श्रम विभाजन, अणु बम की दूध पानी। क्या है आपका जाति सभ्य समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा की आवश्यकता है, श्रम विभाजन की आवश्यकता है कि अणु बम की आवश्यकता है कि दूध पानी का। ठीक है, तो हमारा क्या है श्रम विभाजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर अजय सुमन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, जयप्रकाश नारायण। तो कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारतीय जो संविधान निर्माण हो उसकी सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे जी, कौन थे, किसको संविधान निर्माता माना जाता है पता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो क्या हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। आधुनिक अगर हम क्या करें सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया। श्रम विभाजन की, समाज विभाजन की, परिवार विभाजन की, ग्रामीण या सभ्यता विभाजन। तो हम किसको मानते हैं श्रम विभाजन। श्रम के अनुसार विभाजन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है प्रत्यक्ष कारण बने हुए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष वही, इनमें से सभी, प्रत्यक्ष हो गया, प्रमुख हो गया, प्रत्यक्ष प्रमुख, इनमें सभी, यही प्रत्यक्ष भी है और सामने भी है, दोनों है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमुख, तो प्रत्यक्ष भी है प्रमुख है, यानी प्रत्यक्ष प्रमुख दोनों, इनमें से सभी, वही बात है। चलिए इसको ऐसे करना चाहिए बोले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। अब बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। कौन कौन इसका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए उनके जन्म, जन्म जरूरी है, उनका जन्म याद नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, जन्म याद होना चाहिए। हाँ देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो देखिए उनका मृत्यु 1956 में कहाँ हुई थी, दिल्ली में। नेक्स्ट, मुख्य नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह। जवाब दीजिए, 2 मिनट 14 सेकंड बचा है जिसमें 2 क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मुख्य नायक क्या है, मुख्य नायक क्या है आपका, पत्रिका है। बताइए जल्दी जवाब दीजिए, क्या है जी। अखबार है, क्या है, पत्रिका है, उसी को वो अखबार या पत्रिका माना है, इसको हम पत्रिका ठीक करेंगे।
नेक्स्ट है आपका अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी भाईचारे हम कैसे मान सकते हैं, किसके अनुसार, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आपका 10 हो गया, एक मिनट, अभी एक और है क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म करते हैं, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1989, आजादी के बाद या आजादी से पहले, बोलो जी। बोलो बोलो, कब हुआ था इनका जन्म, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम यह अनिवार्य है, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था।